हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज़ द प्रोडक्ट मेथड या जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, और सम मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज़। आगे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के डेफिनेशंस देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। वो गुड्स जिनको हम और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते और सीधा डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज़ दी फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे बिस्किट है, दैट इज़ दी फाइनल प्रोडक्ट कि वो हमारे पास आएंगे, हम कंज्यूमर जो है उसे कंज्यूम कर लेगा। सिमिलरली फ़ैन हो गया, फ़ैन बनकर पूरा तैयार हो गया, देन दैट इज़ दी फाइनल गुड। तो फाइनल गुड वो होते हैं जिसको हमें फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज़ दी फाइनल प्रोडक्ट। Thus, it is not in the nature of the good, but in the economic nature of its use that a good becomes a final good, like tea in a hotel and a home. इसका मतलब ये है कि जो भी हम गुड यूज़ करते हैं, जो उसका नेचर है वो इकोनॉमिक नेचर बन जाता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट है या नहीं है। जैसे कि टी होटल में भी पी जाती है एंड होम में भी पी जाती है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ द कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड क्या होते हैं? Goods which are consumed by the ultimate consumer or meet the immediate need of the consumer are called the consumption goods or services. Just like टी हम फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं, उसको हम अभी ये तो नहीं कहते ना ये टी को किसी चीज़ में डाला एंड फिर उसको प्रोसेस किया, फिर जो बनकर निकलेगा फिर वो प्रोडक्ट बनेगा। टी सीधा हमारी यूटिलिटी या हमारी जो डिज़ायर है उसको पूरा करने की लिए यूज़ की जाती है। सिमिलरली फ़ैन हो गया, एसी हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, दीज आर दी कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूमर अल्टीमेटली कंज्यूम कर लेता है फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज़ दी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करता, बल्कि वो फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी जो है वो मशीनरी बनाती है। अब मशीनरी फाइनल कंज्यूमर नहीं लेता, मशीनरी जो है वो फिर दोबारा से एक कोई प्रोड्यूसर लेगा या कोई मैन्युफैक्चरर लेगा और उस मशीन से कोई गुड बनाएगा और वो गुड जो होगा वो हमारे तक पहुंचेगा। तो मशीनरी इज़ दी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो है वो इमीडिएट नीड के लिए नहीं होती कंज्यूमर के लिए, बल्कि अदर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। गुड्स विच आर ब्रॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड के लिए नहीं है ऑफ द कंज्यूमर, बट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। कोई दूसरे गुड्स बनाने के लिए अगर गुड को यूज़ करना पड़ रहा है, दैट इज़ दी कैपिटल गुड। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मशीनरी। मशीनरी जो होती है वो फाइनल कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम या यूज़ नहीं करता, वो फिर दोबारा से कोई प्रोड्यूसर जो है उसे ख़रीद कर उसके ऊपर गुड्स बनाता है। Next is the capitalistic firm. These firms with the following features are included in capitalistic firm: private ownership of means of production, production for the market, sale and purchase of labor at a price called the wage rate, and continuous accumulation of capital. इसका मतलब क्या है? कैपिटलिस्टिक फर्म्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले फर्म्स हेयर मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो यूनिट्स या जो फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिनकी प्राइवेट ऑनरशिप है, जिन्हें गवर्नमेंट रन नहीं कर रही बल्कि कोई प्राइवेट प्लेयर्स या फिर कोई प्राइवेट पर्सनस उसको रन कर रहे हैं, और उनका मेन मोटिव जो है वो प्रोडक्शन करना है
उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। वो लेबर को मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट पर हायर करते हैं और उसको लेकर अपना प्रोडक्शन करते हैं। कॉन्टीन्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, कि जो भी उनका प्रॉफिट होता है, जो भी उनके पास मनी अर्न होती है, वो उसका एक्यूमुलेशन करते हैं फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोडक्शन। तो दीज फर्म्स आर नॉन एज कैपिटलिस्टिक फर्म। कैपिटलिस्टिक फर्म का मतलब होता है जिनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रोडक्शन करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ताकि फ्यूचर प्रोडक्शन को आगे ले जाया जा सके। नेक्स्ट इज़ द कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल वो चीज़ें होती हैं जो कि हम एक साल में या इमीडिएट यूज़ नहीं करते, उसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार और सोफ़ा, फर्नीचर जितना भी होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ड्यूरेबल्स में आती हैं। ड्यूरेबल्स मतलब जो कुछ पीरियड के लिए, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए यूज़ की जा सकती है, इमीडिएट यूज़ नहीं होती। इमीडिएट यूज़ वाली कौन सी होती है? जैसे टी बनाई और ख़त्म, पी ली एंड ख़त्म हो गई, वो ये होती है इमीडिएट यूज़ वाली। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है, सच एज लैपटॉप, प्रिंटर। Consumption goods which do not get exhausted immediately but last over a period of time are consumer durables like TV, car, etc. Next is the intermediate goods. Intermediate goods क्या होते हैं? वो goods जो कि final consumption के लिए नहीं होते, बल्कि किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में उन पार्ट्स का या उन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी, जो रॉड्स बनती हैं स्टील की या आयरन की, वो स्टील रॉड्स हो गई। इनका डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ नहीं करता, इसे किसी चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। डैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट इसमें आता है फ्लोज क्या होते हैं। फ्लोज वो वेरिएबल्स होते हैं जिसे एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हम डिफाइन करते हैं, लाइक रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। एक ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितने एक्सपेंसेस इनकर किए या कितने रेवेन्यू इनकर हुआ, ये होता है फ्लो। फ्लो को हम एक पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमारा फ्लोज होता है, जो ये शो करता है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हमने कितने इनकम अर्न की, कितनी एक्सपेंसेस हुए। स्टॉक्स क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी एट प्रेजेंट, कि स्टॉक कितना है, इन चीज़ों को हम बोलते हैं स्टॉक, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं कि 31 मार्च को हमारे पास इतना स्टॉक था, तो दैट इज़ द स्टॉक। अगर मैं ये कहूँ कि ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 मेरा रेवेन्यू जो है वो 50,000 रुपीज़ हुआ, तो दैट 50,000 इज़ दी फ्लो, बिकॉज वो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पीरियड में मैंने इतना रेवेन्यू इनकर किया। और अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ये बोलूँ कि रेवेन्यू ऑन 31 मार्च इज़ 2,000 रुपीज़, इसका मतलब 31 मार्च को सिर्फ एक दिन में मेरा इतना पॉइंट हुआ, तो डैट इज़ दी स्टॉक। स्टॉक मतलब एक दिन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और व्हेन देयर इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज़ फ्लो। नेक्स्ट इज़ दी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एडिशन टू कैपिटल स्टॉक विच ऑल्सो इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट फॉर द वियर एंड टियर विच द कैपिटल स्टॉक अंडरगोज। इसका मतलब क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक अभी हमने पीछे पढ़ा कि कैपिटल गुड्स जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं, मतलब वो एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में। इसमें हम उस रिपेयर को भी
या रिप्लेसमेंट को भी इंक्लूड करते हैं जो नॉर्मल वियर एंड टीयर से अंडरगो होता है एक कैपिटल स्टॉक। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी थी, मशीनरी की स्टील रॉड ख़राब हो गई और मैंने उसके ऊपर मैंने 50,000 रुपीज़ खर्च किए, देन दैट स्टील रॉड इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मशीनरी तो है ही है, साथ में वो स्टील रॉड भी है। नेक्स्ट इज दी डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर और डिप्लीशन विच कैपिटल स्टॉक अंडरगोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डेप्रिसिएशन। किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसका नॉर्मल वियर एंड टीयर हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना, तो दैट इज़ दी नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ दी कैपिटल स्टॉक। नेट इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जितनी हमने की माइनस डेप्रिसिएशन इज दी नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, पहले हम इसे जनरली समझ लेते हैं कि होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि जो इनकम होती है वो टू एंड फ्रो हाउस होल्ड और फर्म्स, हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में टू एंड फ्रो होता रहता है। कैसे? अब हाउस होल्ड यानी कि जो कंज्यूमर है, जो जनरल पब्लिक है, वो उन्हीं में से लोग निकल कर जाते हैं फर्म में काम करने के लिए, ठीक है। तो वो अगर फर्म में काम करते हैं तो फर्म उन्हें पेमेंट करती है, वो पेमेंट होती है हमारी फैक्टर पेमेंट, जैसे लेबर की हो गई या रेंट की हो गई या कैपिटल की हो गई, ये चीज़ें होती हैं फैक्टर पेमेंट। ये फर्म जो है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसको करते हैं? जनरल पब्लिक को, यानी कि हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई, वो इनको कहाँ पे खर्च करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज पर। गुड्स एंड सर्विसेज वो किससे खरीदेगी? फर्म से, तो वो उसको पेमेंट करेगी। तो ये एक सर्कल सा बन गया। सिमिलरली अगर हम इस चार्ट को देखें तो फर्म और हाउस होल्ड में ए को देखिए, ए लाइन। ए लाइन क्या है कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म के ऊपर स्पेंडिंग करती है। स्पेंडिंग का मतलब पैसा खर्च कर रही है फर्म्स पर। किस लिए करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो वो पैसे देंगी, यानी हमने 100 रुपये दिए एक फर्म को, देन दैट 100 रुपीज़ इज कवर्ड अंडर ए। अब फर्म ने उसके बदले में मुझे क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दी। मे बी उसने कोई मेरे को गुड दिया या फिर कोई उसने सर्विसेज प्रोवाइड की। तो वो कहाँ से कहाँ तक गई? फर्म से हाउस होल्ड में, डैट इज़ बी, कि मैंने पैसे दिए और फर्म ने मुझे सर्विसेज या फिर गुड्स दिए। सेकंड जो रिलेशनशिप होता है हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में, हाउस होल्ड जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। हाउस होल्ड में से ही वेजर्स निकल के जाते हैं, या फिर हाउस होल्ड की मनी बैंक्स में डिपॉजिट होती है और वो मनी जो है वो फर्म्स को दी जाती है इन दी फॉर्म ऑफ लोन, और जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। तो हाउस होल्ड के थ्रू फैक्टर सर्विसेज जाती हैं फर्म में। अब फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है, जैसे लेबर के बदले में वो वेजेस देगा, लोन के बदले में वो इंटरेस्ट देगा, और अगर ऐसे ही कोई लैंड दी है हाउस होल्ड ने तो उसके बदले में वो रेंट देगा। तो डैट फैक्टर पेमेंट्स आर गिवन बाय दी फर्म्स टू दी हाउस होल्ड रिप्रेजेंटेड बाय सी। तो इन्हीं सर्कुलर फ्लो से हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड निकलते हैं, जो कि ए, बी एंड सी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज ए। पॉइंट ए क्या है कि हाउस होल्ड फर्म के ऊपर स्पेंडिंग कर रही है। स्पेंडिंग का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय दी हाउस होल्ड। तो एक्सपेंडिचर मेथड इसको बोलेंगे हम, कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हाउस होल्ड ने जितने एक्सपेंसेस किए, दैट इज़ दी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्यों है? क्योंकि यही जो स्पेंडिंग है वो फर्म की इनकम बन जाएगी, फिर फर्म उसी इनकम में से हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा एंड ये सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट ले सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टोटल हाउस होल्ड ऑन दी फर्म। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज़ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक फर्म ने प्रोड्यूस की, दैट इज़ द इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम।
तो फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दी एज रिप्रेजेंटेड बाय बी लाइन, गुड्स एंड सर्विसेज वाली, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज द फैक्टर पेमेंट। जो फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रही है, फैक्टर पेमेंट का मतलब जितने भी वो इंटरेस्ट दे रही है, वेजेस दे रही है या फिर रेंट दे रही है और जो वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, उन सब का सम टोटल से भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे हम बोलते हैं इनकम मेथड। एज द नेम रिप्रेजेंट, नेशनल इनकम के 3 मेथड्स हो गए। एक्सपेंडिचर मेथड के कितना एक्सपेंसेस किया हाउस होल्ड ने, प्रोडक्ट मेथड के कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, एंड थर्ड वन इज द इनकम मेथड कि कितना फैक्टर पेमेंट्स को पेमेंट की गई है। इसी को हमने समराइज करके बना दिया मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नेट आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मतलब प्रोडक्ट मेथड जो था हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट इज इनकम मेथड कि कितनी हाउस होल्ड को टोटल इनकम हुई है, एंड एक्सपेंडिचर मेथड कितनी फैक्टर पेमेंट्स हुई हैं। तो 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज नेट आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो हमारा फर्स्ट मेथड है द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग अ ईयर बाय ऑल दी फर्म्स कंबाइनली, उनका टोटल लेकर हम निकालते हैं नेशनल इनकम। उसमें सबसे पहले जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसको देख लेते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी को या जो भी हमारी यूनिट्स हैं, फर्म्स हैं, उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर किया जाता है, जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर लेते हैं एंड टेरिटरी सेक्टर लेते हैं। इन तीनों सेक्टर्स में कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जो होता है एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड का मतलब कितना एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है, कितना रॉ मटेरियल लेकर हमने प्रोडक्शन किया है, इसका एस्टिमेशन हम सेकंड स्टेप में करते हैं। तो नेट वैल्यू एडेड क्या हो गया, जो टोटल ग्रॉस आउटपुट हमने निकाला बाय कंबाइनिंग द आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे और उसमें डिप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट कर देंगे, तो हमारे पास निकल आता है नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड में हमने जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया, से सपोज प्राइमरी सेक्टर ने 100 करोड़ किया, सेकेंडरी ने 200 किया एंड टेरिटरी ने 50 किया, तो टोटल हो गया 100 + 200 + 50 इज़ 350। अब इसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जो कि एक बार प्रोडक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल मशीनरी का प्रोडक्शन किसी सेक्टर ने किया, उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं लाया गया, उसको फर्दर किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल दिया गया, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसको माइनस कर देंगे। देन जो निकलेगा दैट इज़ द ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर हम डेप्रिसिएशन और नेट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो क्या होते हैं, टैक्सेस माइनस सब्सिडी, उनकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास निकल आता है नेट वैल्यू एडेड। थर्ड स्टेप होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की एडजस्टमेंट करना, कि कितना बाहर की कंट्रीज़ में जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अर्न किया और जो इंडिया में बाहर के रेजिडेंट हैं उन्होंने अर्न किया, उसका नेट इफ़ेक्ट जब हम नेट वैल्यू एडेड में एडजस्ट कर देते हैं तब हमारा बन जाता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब हो गया जो भी रेजिडेंट हैं इंडिया के, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उनके थ्रू टोटल प्रोडक्शन कितना किया गया, डेट इज़ द नेशनल इनकम बाय
product method or the value added method. Next method is income method. Income method as the name itself suggests कि income means कि जितनी भी income हो रही है किसी भी कंट्री को, उसका सम टोटल से हम निकालते हैं नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम का कैलकुलेट करने का इनकम मेथड क्या है? द इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एट द पॉइंट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड टू अ प्राइमरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल फॉर द यूज़ ऑफ देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी जो भी इनकम होगी उनका सम टोटल नेशनल इनकम कहलाएगा। इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होंगे? फर्स्ट स्टेप इज सेम, that is the identification and classification of unit. Identification and classification of units on the basis of its nature will be further subdivided into three parts: primary sector, secondary sector and tertiary sector. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम का, कि कौन कौन से फैक्टर इनकम की हम पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेजेस की पेमेंट करते हैं, यानी कि लेबर को हम वेजेस पेमेंट करते हैं। प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम हो गई हमारी, जैसे डिविडेंड हो गया, रिजर्व्स हो गए, टैक्सेस हो गए, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और जो प्रॉफिट अर्न होता है दैट इज़ द प्रॉपर्टी इनकम। थर्ड इज़ द मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं? वेजेस एंड प्रॉपर्टी इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस होते हैं उनको जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, जो उन्होंने वेज मतलब कि अपनी जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की उसके बदले में उन्होंने जो अर्न किया, दैट इज़ टर्म्ड एज दी मिक्स्ड इनकम। इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल फैक्टर इनकम बाय ऑल दी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज़ दी इनकम। नेक्स्ट इसके अंदर हम एस्टिमेशन करते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया में जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनकी नेट फैक्टर, उनकी जो इनकम है वो कितनी है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम इन अ डोमेस्टिक कंट्री को हम थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एस्टिमेशन करना। ये जो इंडियन नेशंस बाहर रह रहे हैं और वहाँ पर उन्हें इनकम अर्न हो रही है, जो कि इंडिया के रेजिडेंट है, उनको भी हम नेशनल इनकम में एडअप करते हैं टू नो द एक्चुअल नेशनल इनकम ऑफ द ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम मेथड पे चलते हैं, डैट इज़ दी एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी सेक्टर्स अवेलेबल हैं एक कंट्री में, उन सब ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, उन सब का सम टोटल जो है वो नेशनल इनकम कहलाता है। यानी कि द एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स नेशनल इनकम बाय कंप्यूटिंग फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहले हम ये एस्टिमेशन करते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना था, यानी कि जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितनी भी प्राइवेट कंजम्पशन है उसका टोटल कितना है। नेक्स्ट है कि एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये कैलकुलेट करते हैं। थर्ड हो गया एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि कितनी मशीनरीज, कितने स्टॉक, कितना कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ हुआ। इट कंप्राइजेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स एंड चेंजेस इन स्टॉक। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि ये एक साल नहीं, काफ़ी ईयर्स तक चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीनरी का ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है तो वो मशीनरी जो है वो अपनी यूज़फुल लाइफ के अकॉर्डिंगली चलती रहेगी। नेक्स्ट इसके अंदर हम एडअप करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स को। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब जितना एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं और जितना इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसका नेट इफ़ेक्ट को हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं।
दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर हमें जीडीपी गिवन है तो हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं। इसकी एडजस्टमेंट्स देखने के लिए से सपोज हमारे पास जीडीपी नॉन है किसी भी कंट्री की, उसके अंदर अगर हम एनएफआईए की एडजस्टमेंट कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, जीएनपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड नेशनल का मतलब क्या होता है कि जितने भी रेजिडेंट, चाहे वो इंडियन टेरिटरी में है चाहे वो फॉरेन टेरिटरी में है, बट इंडिया के रेजिडेंट है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में। यानी कि जीडीपी में जब हम एनएफआईए मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की एडजस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि इंडिया के जो रेजिडेंट है, नेशनल रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं, उन सब की इनकम का सम टोटल जो होता है दैट इज़ जीएनपी। जब हम जीएनपी में डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे पास निकल आता है एक क्विक रिकैप ले लेते हैं फटाफट, छोटे छोटे फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स को। फर्स्ट वन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री की, चाहे वो रेजिडेंट्स ने की है चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स ने की है, उसका सम टोटल कहलाता है जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू, एमपी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी कि इंडिया के अंदर बाय द नेशनल रेजिडेंट, जो इंडिया के रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, मेजर्ड इन अ ईयर एट मार्केट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये फर्स्ट वन होता है जिससे हम कैलकुलेशन आगे कैरी आउट करते हैं कि कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, कितना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हुई, कितना इसके अंदर एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ। इन सब को जो अब हम एडजस्ट कर लेते हैं तो
तो हमारा निकल आता है जीडीपी एट एमपी, यानी कि जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस x minus m, where C is the consumption, I is the investment, G is the government spending, X is the export and M is the import. So C plus I plus G plus X minus M is equal to GDP at MP. अब हमारा नेक्स्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी क्या होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के रेजिडेंट्स ने अर्न किए हैं या बनाए हैं, वेदर लोकेटेड इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि कोई पर्सन अगर इंडिया में रहकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या इंडिया का रेजिडेंट बाहर जाके कोई इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन करके प्रोड्यूस बना रहा है, उन सब को अगर टोटल कर दिया जाए तो बन जाता है जीएनपी एट एमपी। यानी कि जीएनपी एट एमपी क्या हुआ, जो जीडीपी एट एमपी हमने फर्स्ट निकाला था उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की अगर एडजस्टमेंट कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, जीएनपी एट एमपी। यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालना हो, अगर हमें जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है और हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है एट मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एज द नेम सजेस्ट, नेट डोमेस्टिक, नेट का मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस करके, डोमेस्टिक का मतलब विद इन द इंडिया, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, एट मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हुआ, एनडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, यानी कि इंडिया के अंदर ही जो भी प्रोडक्शन हुआ है बाय द नेशनल रेजिडेंट्स और द नॉन रेजिडेंट्स मेजर्ड इन अ ईयर एट अ मार्केट प्राइस, उसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एनडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर जीएनपी एट एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। आगे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के डेफिनेशंस देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट वन इज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, वो गुड्स जिनको हम और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते और सीधा डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज़ दी फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे बिस्किट है, दैट इज़ दी फाइनल प्रोडक्ट, कि वो हमारे पास आएंगे, हम कंज्यूमर जो है उसे कंज्यूम कर लेगा। सिमिलरली फ़ैन हो गया, फ़ैन बनकर पूरा तैयार हो गया, देन दैट इज़ दी फाइनल गुड। तो फाइनल गुड वो होते हैं जिसको हमें फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज़ दी फाइनल प्रोडक्ट। Thus, it is not in the nature of the good, but in the economic nature of its use that a good becomes a final good, like tea in a hotel and a home. इसका मतलब ये है कि जो भी हम गुड यूज़ करते हैं, जो उसका नेचर है वो इकोनॉमिक नेचर बन जाता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट है या नहीं है। जैसे कि टी होटल में भी पी जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम, जिसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। जो हमने एनएनपी एट एमपी पहले निकाला था, अगर हम उसमें टैक्सेस की एडजस्टमेंट कर दें तो हमारा पास निकल आएगा एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी इज़ द सम ऑफ इनकम अर्नड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा belonging to a country during an year is known as national income. national income को हम बोलते हैं NNP at FC, यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम टोटल कर दें, यानी कि जो भी इंडियन रेजिडेंट हैं जो इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो बाहर रह रहे हैं, उनकी जितनी भी इनकम है अगर हम उसका सम टोटल कर दें तो हमारे पास निकल आएगा एनएनपी एट एफसी। इसको हम जीएनपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन करके भी कैलकुलेट
कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी कहते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का मतलब जो भी इंडिया के अंदर रहते हुए फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट एंड इंटरेस्ट दैट आर नोन एज एनडीपी एट एफसी। यानी कि इसके अंदर हम जो बाहर रेजिडेंट्स रह रहे हैं इंडिया के उसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की टेरिटरी में रहते हुए कर रहे हैं। यानी कि एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी माइनस डिप्रीसिएशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है कंट्री के अंदर उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जो भी इंडियन रेजिडेंट इंडिया में रह रहे हैं चाहे वो बाहर रह रहे हैं, जितना भी आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया दैट इज़ नोन एज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं हम जीएनपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करके, या फिर अगर हमारे पास जीडीपी एट एमपी नोन है तो उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट कर लेंगे और एनएफआईए की एडजस्टमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी का मतलब है कि इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है दैट इज़ नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। Gross domestic product at factor cost measures the money value of output produced by a firms within the domestic territory या domestic boundaries of country in a year। यानी कि जीडीपी एट एफसी क्या हुआ, जीडीपी एट एमपी अगर हमें नोन है तो उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमारा निकल आएगा जीडीपी एट एफसी, या फिर जीएनपी एट एमपी माइनस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ अबव टॉपिक्स जो हमने ये जीडीपी एंड एमपी एंड ऑल दीज किए, उसके बेसिस पर कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है या नेट से ग्रॉस में जाना है, यानी कि जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी या एनएनपी एट एमपी निकालना है, यानी कि फर्स्ट लेटर जो होता है जी से एन की तरफ आना है तो हमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी होती है। सेकेंड लेटर जो भी होता है, सेकेंड लेटर या तो डोमेस्टिक होता है या नेशनल होता है। डोमेस्टिक और नेशनल में एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एनएफआईए की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यानी कि डोमेस्टिक का मतलब विद इन इंडिया और नेशनल का मतलब जो भी रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, वो चाहे इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है, उन सब का। तो अगर हमें नेशनल निकालना है तो हमें एनएफआईए को ऐड करना है, डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस करना है। सिमिलरली मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट को हटा देते हैं तो हमारे पास निकल आता है फैक्टर कॉस्ट। यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो that's all for today. We will meet again with a new topic.